में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एवरीडे साइंस के हिसाब से हम इसे पढ़ रहे हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड की इन शब्दावलियों को हमने अपने पिछले 3 लेक्चरों में समझा, जिसमें हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल समझे। हमें सिविल्स की तैयारी के लिहाज से एक मेंटल मैच्योरिटी अचीव करनी है इन टर्मिनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। हमें अपने भावों को और सरल करना है विज्ञान के इस दर्शन का समावेश करा के। हमें इसे जोड़ना है अपने ज्ञान के साथ। हमें कोई आर्टिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई डेवलपमेंट्स ट्रबल ना करें। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल पर्पसेस को सर्व करने के लिए साइंटिफिक डोमेन में जो भी विकास हो रहे हैं, एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के नाते उनको ट्रैक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और आप उसे रैशनल मैनर में तभी ट्रैक कर सकते हैं जब आपके बुनियाद में आपकी स्मृतियों को मैं फिर से जागृत करता हूँ विज्ञान के इस क्षेत्र में जो आपने 10वीं तक पढ़ा है। हम इन चैप्टरों को इसलिए कर रहे हैं। हमें डिटेल में ना तो केमिकल रिएक्शनें बनानी है और ना ही हमें उन कैलकुलेशंस को वहाँ जा कर के लिखना है, लेकिन हमें बहुत सरलता से पता हो एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है एक केमिकल रिएक्शन बनाने का। क्योंकि ये चीज़ें रैशनैलिटी की डिमांड करती हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड चीज़ें हैं। और अगर आपकी रैशनल थिंकिंग है तो चाहे आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए या बजट, आपकी वो रैशनैलिटी थ्रू आउट द एग्ज़ाम की स्कीम आपको कंट्रीब्यूट करती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा आज का जो चैप्टर है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये चैप्टर 2 महीनों में आपको मदद करेगा और ये 9th क्लास का हमारे हिसाब से लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। हम फिर 10th क्लास पे चले जाएंगे। ये चैप्टर 2 मैनर्स में आपको मदद करेगा। एक पिछला चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को ये फर्दर एक्सटेंड करेगा, और दूसरा ये उनको आपको सरल ढंग से फिर से रिवाइज भी करवा देगा। आप और सहजता से उसे समझ लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से ही, शब्द से ही काफ़ी कुछ समझ आता है। क्या समझाया जा रहा है? देखिए, हमेशा से एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट हुआ। अगर हम फिलोसॉफिकल डोमेन में जाएं तो 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी BC में इस बात को एग्जिस्टेंस में लाया गया कि जितना भी मैटर है या पदार्थ है, इसके बेस में पार्टिकल्स एक लेवल पर जाकर के डिस्ट्रक्ट होना, डिवाइड होना बंद कर देते हैं। हमने मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर अणु कह के पुकारा और एटम्स को परम अणु कह के पुकारा, जिसे परमाणु कह दिया जाता है। हमने हमेशा यही माना कि एटॉमोस मतलब द अनकटेबल, द इनडिविजिबल, द इनडिस्ट्रक्टेबल। तो एटम के विषय में 19th सेंचुरी का यही एक अंडरस्टैंडिंग थी कि एटम्स फर्दर डिवाइड नहीं होते। लेकिन फिर कुछ बदलाव आए, डाल्टन की थ्योरी पर कुछ सवाल आए। उन बदलावों के आने के कुछ कारण रहे, वो कारण हम अभी जिक्र करेंगे। शुरुआत होने का कारण क्या बनता है? आपके मन में ये प्रश्न क्यों आया कि क्या एटम्स भी फर्दर किन्हीं पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकते हैं, जिन्हें मैं सब एटम पार्टिकल पुकारूं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो जाएंगे वो। इसकी शुरुआत हुई एक कॉन्सेप्ट से, दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जब मैं बात करता हूं तो क्या है? आप अक्सर स्कूल में ये किया करते थे। मैं आपको याद कराऊं कि आप कांच का स्केल हाथ में लेते थे, अपने बालों में मलते थे और पेजेस के कुछ टुकड़े करते थे और उसे उस स्केल से चिपकाते थे, या फिर बालों में मल के दूसरे बच्चे के बालों के पास ले जाते थे, उसके बाल थोड़े उड़ करके यहाँ आते थे। आपके बालों में और उस स्केल में, दोनों ही में एटम थे। और हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि वो जो एटम उनमें थे, आप सब जानते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप मान लीजिए कि चार्ज इस समय यहाँ पर स्टैटिक स्टेट में है और वो इस समय इक्विलिब्रियम है, बैलेंस्ड है, चाहे वो स्केल है चाहे बाल है। लेकिन जैसे ही आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, दैट इज पोल क्रिएट हो गए, चार्जेस का एक इम्बैलेंस। आपने एक चीज़ पढ़ी, जब हम फिजिक्स पढ़ते थे हमने क्या देखा था? जब हमने करंट की बात की थी तो करंट शब्द का मीनिंग ही क्या था? फ्लो करता हुआ चार्ज। लेकिन आपने एक चीज़ नहीं समझी थी कि चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है जिसके बिना नहीं करेगा। वो क्या था? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ये स्टिक पे
इस एंड से इस एंड तक चीज़ ने जाना है, वो चार्ज है, मैं मानता हूँ ये फ्लो करेगा। और विच इज़ एनीथिंग विच इज़ इन मोशन, करंट है वो ना, मूव कर रही है ना, इट इज़ इन करंट। जो मूवमेंट में है, रोज तरोताज़ा करंट अफेयर्स, दोज अफेयर्स आर वेरी करंट, पर दोज अफेयर्स आर वेरी वेरी स्टेबल नाउ, दे आर द स्टैटिक अफेयर्स, स्टैटिक सिलेबस। तो द वर्ड इज करंट। कुछ खाया आपने और एकदम से करंट लगा, तो ब्लैक करंट, आइसक्रीम, यही है ना, मोशन में आ गए ना। सो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक चार्ज मूव करेगा, मैं मानता हूँ, और उसका मूवमेंट ये करंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक कोई ग्रेडियंट नहीं लाऊंगा, जब तक ढलान नहीं बनाऊंगा, मूव कैसे करेगा भाई? लाना पड़ेगा। इस एंड से इस एंड पे कोई डिफरेंस तो लाना पड़ेगा, एंड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस ट्रिगर करता है कि चार्ज मूव करता है, मतलब एक अंतर लाना पड़ता है, पोल्स क्रिएट होते हैं। इसी तरह से जब आप वो जो स्टैटिक चार्ज है, जब अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में है, ठीक है, आप जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो एक डिफरेंस क्रिएट होता है, पोल्स बनते हैं, और इसलिए फिर वो चार्ज एक बॉडी का दूसरी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। अब वो अट्रैक्ट करेगा तो हो सकते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे, रिपेल करेगा तो हो सकता है लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, बट दोनों में जो चार्ज स्टैटिक है अब वो इंड्यूस्ड स्टेट में है। किस स्टेट में है? इंड्यूस्ड, क्योंकि आपने कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट की, दैट्स ऑल। इसी को बीज मानिए, यही सीड है, यही आधार है किस चीज़ का? ये संकल्प की ओर जाने का कि एटम जो है ये कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे ये एकदम से निष्क्रिय चीज़ है कोई। ठीक है, सभी चीज़, सभी मैटर के बिल्कुल बेस में एकदम फंडामेंटल जो यूनिट है वो एटम है, बट एटम कोई निष्क्रिय सी चीज़ है, ऐसा नहीं है। इसके भीतर कुछ है जो क्रियावान है, जो वर्किंग है, जैसे ये सजीव हो, जीवित हो, जैसे ये सराउंडिंग को रिएक्ट कर रहा है। ये जानना ज़रूरी था हमारे लिए कि वो क्या है पहला, तो फिर इसके अंदर क्या है जिसकी वजह से कोई आकर्षण बन रहा है। अट्रैक्शन क्यों हुई? जैसे आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला, आकर्षण क्यों हुआ, रिपल्शन क्यों हुआ? ये सवाल तो नेचुरली पैदा करेंगे कि इस पार्टिकल में क्या है, कुछ तो है। एक डिब्बे में से आपको कुछ खड़कने की, खनकने की आवाज़ आ रही है, आप पता तो लगाएंगे इसमें क्या है, तो आपने देखा कॉइन्स हैं। जब तक स्टैटिक था कुछ आवाज़ नहीं थी, हिलाया आवाज़ आई तो आपने देखा क्या है, क्यों है। और सिमिलर ही आ रही है हर बार, तो हर जगह पर ऐसे ही है, इसका मतलब इसका एक पर्टिकुलर फैशन है, ये ट्रेंड फॉलो होता है हर एटम में ऐसा। तो यहाँ से फिर इच्छा पैदा हुई, पहले तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ढूंढे जाएं, तो मतलब एटम भी तोड़ेंगे तो कुछ निकलेगा, अंदर और कुछ है। और दूसरा, जब तोड़ेंगे तो जो अंदर से निकलेगा वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि एटम के अंदर का ढांचा कैसा है, स्ट्रक्चर। तो ये दो जिज्ञासाएं, ये दो क्यूरियोसिटीज़ 19th सेंचुरी को भरे हुई थी। 19th सेंचुरी इन बातों से भरा पड़ा था। ऐसे में कुछ चीज़ें उभरेंगी जो पुख्ता कर देंगी कि हाँ कुछ पार्टिकल्स तो हैं। तो आज हम एटम तक आए थे, अब हम उसके अंदर जा रहे हैं। हालांकि एटम तक आने के लिए भी उसके अंदर चले गए थे, हमने अंदर की बातें बताई, आज हम दूसरे तरह से अंदर जाएंगे। सो लिखा है कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। कितना बेसिक क्वेश्चन पर कितना रियल, कि एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या अलग बनाता है। क्या सभी एलिमेंटों के एटम सेम है क्या? तो फिर क्या मतलब एक ही एलिमेंट है पृथ्वी पर, अलग अलग तरह के एलिमेंट नहीं है? फिर एक ही तरह का एलिमेंट इतने डाइवर्स रेंज ऑफ मैटर को जन्म कैसे दे पा रहा है? सोचने वाली बात है। अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो एंडलेस डाइवर्सिटी है मैटर में, पदार्थ कितना विविध है,
तो अगर आपको मैं कहूँ कि एक ही एलिमेंट है बस, वहाँ 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 यहाँ 118 टुकड़े पड़े हैं उस एलिमेंट के, तो टुकड़े पड़े हैं उस एलिमेंट के, जैसे कांच के 118 टुकड़े या लोहे के 118 टुकड़े या सोने के 118 टुकड़े पड़े हैं, पर ले दे के वो है तो सब एक ही। पर एक ही चीज इतना डाइवर्स मैटर कैसे बना सकती है? कांच डाइवर्सिटी में कांच से बनने वाली चीजें जरूर बना सकता है। कांच से आप डाइवर्सिटी में वो कांच से मोती कांच का बना लीजिए, कांच से कई चीजें और बना लीजिए, लेकिन लोहा तो बनने से रहा, मार्बल तो बनने से रहा, लकड़ी तो बनने से रही। पर धरती पर ब्रह्मांड में तो विविध चीजें हैं। आप किसी से लकड़ी से अग्नि ले रहे हैं, कांच से तो नहीं ले सकते, वो तो गलने लगेगा, लकड़ी जलने लगती है। मार्बल से आप जो ले रहे हैं वो कांच से नहीं ले सकते, जब उसे तोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं सैंड पार्टिकल सारे निकल रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी इसलिए है मैटर की क्योंकि एलिमेंट वेरिएबल है, और एलिमेंट में ये वेरिएशन इसलिए है क्योंकि एक एलिमेंट के जो एटम हैं दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद इनके भीतर कुछ जो है वो एक दूसरे से अलग है, इनके अंदर की संरचना अलग है। वो संरचना क्या है, वो मेकअप कैसा है एटम के अंदर का, दैट एटॉमिक मेकअप वो कैसा है, वो देखना है हमें। आई बात समझ में? आज भी किसी चीज का मॉलिक्यूलर मेकअप कैसा है ये जांचने के लिए आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला उस चीज के लिए। एटम का मेकअप कैसा है अंदर का देखना है हमें। सारी कहानी उस पर टिकी हुई थी, वरना आगे हम बढ़ ही ना पाते। हम सिर्फ इतना पता लगा के रुक जाते कि एटम ही है सबके अंदर। मेरा क्वेश्चन ये है कि देन व्हाट, करना क्या है फिर? अंदर का अगर संरचना ना पता चलती तो कैसे पता चलता कि एटॉमिक एक्सचेंजेस कैसे फैसिलिटेट होते हैं? आप कैसे गणना करते कि एक एटम का मास कितना है? आप कैसे पता लगाते कि एटम में प्रोटॉन कितने हैं? ना पता लगते तो कैसे पता लगाते इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और जो ना पता लगते तो कैसे पता लगता कि ये एटम रिश्ते बनाने लायक है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के दम पर ही वैलेंसी पता लगी, और वैलेंसी ही अल्टीमेटली बॉन्डिंग को जन्म देता है, और बॉन्डिंग ही से तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड का जन्म हुआ। हमारी सारी स्टडी की आगे सारी ब्रांच ही रुकी होती अगर हम सिर्फ इस सच पे रुक गए होते कि हाँ एटम होता है और वो इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, हो गए काम, ठंडा चलो जाओ घर, आगे कुछ नहीं। अंदर क्या है पता नहीं, अंदर का पता लगा तो आगे की सारी कहानी शुरू हुई। और उसी कहानी ने आज हमें विश्व भर का ये जो ज्ञान है वो दिया। सारे इक्विपमेंट्स आज काम कर रहे हैं उसी नॉलेज के दम पर, वरना कुछ ना हो पाता। न्यूक्लियर एनर्जी सारी उसी पर खड़ी है, चाहे वो फिशन है चाहे फ्यूजन रिएक्शंस हैं, आप कुछ ना अचीव कर पाते। एटॉमिक साइंस सारा उस पर खड़ा है, स्पेस साइंस सारा उस पर खड़ा है, क्योंकि आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स की आज नॉलेज है, आप उसे जानते हैं। आपको पता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ करना है स्पेस हमारे इक्विपमेंट्स में जो वहाँ के माहौल में रिएक्शनरी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो ना पिघलेगा, ना गलेगा, ना वो ऑक्सीडाइज होगा, ना वो जंगाला जाएगा। अगर आपको एटॉमिक मेकअप ही पता नहीं होता तो आप कैसे पता लगाते ऑक्सीडेशन रिडक्शन का? आप कैसे पता लगाते क्या कोरोजन है क्या नहीं, कौन कोरोसिव है कौन नहीं? आप कैसे पता लगाते कौन किससे जुड़ने की क्षमता रखता है? आप सॉल्ट कैसे बनाते? मैं आपसे पूछता हूँ, मटेरियल्स कैसे जन्म लेते? सिंथेटिक साइंस कैसे वर्क करती, मुझे बताइए ज़रा। और आज सारा गेम ही सिंथेटिक साइंस पे खड़ा है। ये रैक्सीन से लेकर के वो प्लास्टिक वो बैग फॉक्स लेदर का, तो तमाम वस्तुएं आज जो प्रयोग में हैं, तमाम मटेरियल जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ये जो प्लास्टिक की बॉडी है इस एयर कंडीशनिंग की कि वो कितना टेम्परेचर झेल सकती है, कितने टेम्परेचर के बाद वो शीट ऑफ मेटल रिएक्टिव हो जाएगी, तो ये यूज़ करना ठीक नहीं है। इतने 100 डिग्री सेल्सियस पर, इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये नहीं यूज़ कर सकते, वो दूसरा यूज़ करो। क्यों? वो इतने पर भी रिएक्टिव नहीं होगा।
उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये सब किसने पता लगाया? एटॉमिक मेकअप पे खड़ी है ये सारी जानकारी, वरना एटम है पता लगा के बैठ जाते। आगे क्या? तो द थिंग इज एवरी यूटिलिटी of that knowledge of atom is ultimately based on the knowledge of these subatomic particles. ये नॉलेज ना आती तो एटम है पता लगा के बैठ जाते, फिर समस्या वहीं की वहीं खड़ी थी फिर, क्योंकि ये तो दार्शनिकों ने तभी पता लगा लिया था कि एटम, फिर एटम के क्षेत्र में उन 1000 वर्षों के दौरान उपयोग के रूप में क्या विकास आया? कहाँ आपने कोई टेक्स्ट पढ़ा? एटम का क्या यूज लिया हमने, मुझे बताओ। एटॉमिक लेवल पर आपने क्या स्टडी करी है? लेकिन जिस दिन से सब एटॉमिक पार्टिकल का पता लगा 1900 के बाद से लेकर आज सिर्फ 2023 है, इस 123 साल में कहाँ पहुंचे अपन? किसके दम पे पहुंचे अपन? ये सवाल है, हम सबको करना चाहिए। 9वीं कक्षा का चैप्टर इस विषय में सोचने की क्षमता प्रदान करता है, आपको बताता है। इसलिए साइंटिस्टों ने इसको लेकर के इतने मॉडल दिए और मेहनत की। क्वेश्चन वाज व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। आपके मेंटल फ्रेमवर्क के लिए ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिगर करेगा इन कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए जो कंक्लूजन मैंने अभी आपको दी कि किसी एक एलिमेंट का एटम दूसरे से अलग क्यों है। ये सवाल मायने रखता है क्योंकि डाइवर्सिटी का बेस ही ये क्वेश्चन है, वरना कुछ नहीं था, फिर खत्म कहानी। आर एटम्स रियली इनडिविजिबल और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम। फिर ये सवाल पैदा हुआ कि अगर ये वेरिएबल हैं तो फिर अंदर देखें क्या है, तो फिर सवाल आया क्या ये डिविजिबल है और क्या इनके भी कोई अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। सो इस सबके बीच में मेजर चैलेंज जो उभर करके आ रहा था वो यही था, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसके बारे में अब तक पता नहीं था, हमें इसे स्टडी करना था। और यहाँ पर कहानी शुरू हुई, दैट इज वन ऑफ फर्स्ट इंडिकेशंस दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। जो पहला इंडिकेशन कि भाई ऐसा नहीं है कि एटम्स कोई इंडिविजिबल ही नहीं है, ये चीज़ को झुटलाया जिसने, कि वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। वो कंडीशंस जिस कंडीशन में डिफरेंट सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। व्हाई फ्यू आर इंसुलेटर्स, व्हाई फ्यू मटेरियल्स आर नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेटल्स क्यों कर लेते हैं? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है, फ्री दे देते हैं, कहते चल फुल मूव कर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अवेलेबल रहना मेटल में उनको कंडक्शन के रूप में उपयोगी बनाता है। और वही नोबल गैसेस इनर्ट क्यों रहती हैं? ऑक्टेट स्टेट अचीव करके बैठी हुई हैं, इनर्ट है, रिएक्ट ही नहीं कर रही। तो आज आप जब एक पेचकस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आगे का हिस्सा मेटल का लेकिन पीछे का हिस्सा चाहे रबर का है या ग्लास फाइबर मटेरियल का, क्योंकि आज आप कंडक्टर और इंसुलेटर का फ़र्क जानते हैं। और अगर जो ये ज्ञान ना होता तो कर लेते आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़। फिर घर में जो बिजली की तारें आ रही हैं, अंदर कॉपर है, ऊपर जैकेट रबड़ का चलाया है, प्लास्टिक का चढ़ाया, जो ना हो पाता तो आप बिजली का उपयोग करके बताते। तो हमारे सामने ये दो चीज़ें खड़ी हुई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी और एक सवाल कि किन कंडीशंस में कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी किन कंडीशंस में कंडक्ट होती है, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है द मूवमेंट ऑफ द चार्ज। यहाँ जब मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ तो कौन सा चार्ज, किसके अंदर है वो चार्ज? किसी एटम के अंदर है। उन एटमों से बने हुए वो एलिमेंट, उन एलिमेंटों से बना हुआ वो मटेरियल, इसलिए बिजली के कई चीज़ों को आज भी हम एलिमेंट कह के पुकारते हैं। उन एलिमेंटों से बने हुए वो मटेरियल ही आज हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का पर्पज़ रिजॉल्व करते हैं, वरना ना। सिल्वर बेटर कंडक्टर है, हम यूज़ नहीं करते, चांदी क्योंकि महंगा बहुत है। एल्युमिनियम प्रयोग में लाते हैं, एल्युमिनियम प्रयोग में कौन किससे ज़्यादा कंडक्टर है कौन नहीं, ये तो एटम की संरचना पर ही निर्भर करता है। तो ये दो चीज़ें आज बड़ी आम लगती हैं, 1900 तक आते आते ये चीज़ें समझ में आना लोगों को बड़ी बात थी, और इसी कारण कहानी रुकी आके एटम पे, तो फिर एटम के भीतर जाने के प्रयास शुरू हुए। इसलिए एनसीईआरटी जब ये लिखता है, प्लीज़ आप सीधे चैप्टर यहाँ से शुरू कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम के अंदर ये हैं। एनसीईआरटी जब ये लिखता है, थॉट प्रोसेस इन्वोक करता है आपका, वो एवं ही पेज नहीं वेस्ट करता इतनी हाई क्वालिटी के। और तगड़े रिसर्च स्कॉलरों ने एनसीईआरटी किताब बनाई होती है देश में, सबसे महंगी क्वालिटी का पेज और बेहतरीन बुक होती है,
बट इतने इतने पेज वो इन चीज़ों में वेस्ट करता है, क्यों? वो ये जानता है कि ऑर्गेनिकली लर्नड सोसाइटी ही आगे सोसाइटी में नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लायक है, रेक्टाफिकेशन नहीं। इसलिए वो ये से सवाल पूछ पूछ के कॉन्सेप्ट पे लेके आता है कि आप महसूस करें उस चीज़ को जिसे पढ़ने जा रहे हैं। वरना ये लाइन तो किसी के लिए भी यूजलेस है कि भाई द कंडीशंस अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस, इसने हमें प्रेरित किया कि हम ये जाने कि एटम के अंदर क्या है। यही तो करेगा प्रेरित, और कौन करेगा? इसीलिए तो बताया डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं। वो क्यों है डिफरेंट, वर्ड क्यों आया वहां डिफरेंट? यही तो लिखा एनसीईआरटी ने कि एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से फिर इसका मतलब अलग है। तो फिर यहीं से तो नेचुरल कंक्लूजन क्रिएट हुई। तो फिर एटम के अंदर क्या है, पढ़ो फिर। ठीक सिविल सर्विसेज आपसे ऐसे ही बुक रीडिंग एक्सपेक्ट करता है कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को ऐसे ही रीड करें। फिर ये कभी भूलने वाली नहीं, फिर नहीं भूलेगी, गारंटी। सो ऑलवेज नोट डाउन सच थिंग्स जो आपके मेंटल फ्रेमवर्क का हिस्सा बने, जिस पर पूरा कंटेंट खड़ा हो और आपको एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आए। इस दिशा में जो एक काम हुआ वो इस समय में हुआ, इसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसे समझ लीजिए। दैट इज 1886। वो क्या हुआ? ई गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कनाल रेज। एक गैस डिस्चार्ज में एक नई रेडिएशन की डिस्कवरी कर दी गोल्डस्टेन ने, और वो कनाल रेज कहलाई। और ये कनाल रेज क्या थी? द पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। यही पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस आगे जाकर के प्रोटॉन कहलाएंगे। ये विषय अभी चल ही रहा था। 1900 आते आते इट वॉज नोन दैट एटम कंटेन्ड वन सब एटॉमिक पार्टिकल एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन। किसकी बदौलत? जे थॉमसन। 1906 ब्रिटिश मूल के इस साइंटिस्ट जे थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज दिया फिजिक्स में। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। आंसर लिख देना। आई बात समझ में? जो लेबोरेटरी इनके द्वारा स्थापित की गई, 35 साल चलाई गई, 7 स्टूडेंट नोबेल प्राइज विनर बने। 7 स्टूडेंटों ने नोबेल प्राइज गेन किया। बंद कर दो। सो बाय 1900 इट वाज नोन दैट एटम कंटेन्ड वन सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। और उसी इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना हैवी, मासी है द प्रोटॉन। तो उस समय में चर्चाओं का केंद्र बने हैं द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं, मास के लेवल पे फर्क है, चार्ज ऑपोजिट है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेग्लिजिबल काउंट होता है, बट प्रोटॉन मैसी है उससे 2000 गुना ज़्यादा। आई बात समझ में? दैट्स ऑल। जादुई तरीके से आज दोनों टर्म जो समझी हैं उसे कंक्लूड करोगे। एटॉमिक मास एंड मास नंबर को करवाएंगे आपको। ओके? तो ये चीज़ें उस समय में होने लगी। 1880 से 1900 के बीच, ये 20 वर्षों के दौरान ये चीज़ें हमारे सामने ऑब्जर्वेशन में आई। बड़ी चीज़ कैनाल रेज बनी, जो कि किसी पार्टिकल्स, किसी सब्सटेंस से ये एमिट हो रही हैं, द पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस रेज। इसका मतलब उस पार्टिकल में कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें कोई सोर्स है पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिवली चार्ज रेज यानी कि कनाल रेज ऐसे ही तो नहीं निकल रही। पिस्तौल से गोलियां निकल रही तो पिस्तौल में पहले तो गोलियां भरी होंगी, पिचकारी से रंग निकल रहा है तो पहले तो डाला होगा। और अगर इस गैस डिस्चार्ज के अंदर हमें ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन मिली है, तो भाई ये गैस किसकी बनी है पता लगाओ। फिर जिन एटम्स की बनी है इनके अंदर से ही निकल रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंक्लूजन निकली कि भाई इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ पॉजिटिव है इसमें। सिमिलर टाइम में थॉमसन बता रहे हैं कि नेगेटिव भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी। लगभग 1900 तक आते आते ये समझ तो बन गई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जानकारी की समझ तो बन गई। इलेक्ट्रॉन को ये सिंबल दिया गया छोटा ई, इसके सिर के ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ा दिया। प्रोटॉन को छोटा पी और सर पे चढ़ा दिया प्लस। ऐसे लिखे जाते हैं छोटे पी छोटे ई से। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ऐसा लगने लगा, इट सीम दैट एटम एज कंपेयर्ड
of protons and electrons, atom is composed of protons and electrons mutually balancing their charges. Mutually balancing their charges. ऐसा भी लगने लगा कि कोई भी एटम बैलेंस्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट चार्ज होने के कारण बैलेंस कर रहे हैं जैसे. ओके. It also appeared that the protons were in the interior of the atom, for whereas electrons could easily be removed off but not protons. ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन तो ईजिली रिमूव किए जा सकते हैं बट प्रोटॉन नहीं. इससे कंक्लूजन आई कि एटम के अंदर सब एटॉमिक लेवल पे प्रोटॉन कहीं सेंटर्ड होंगे और इलेक्ट्रॉन कहीं मार्जिनलाइज्ड होगा. हम पहुँचे कहाँ हैं, वहाँ तक यही बताया जा रहा है. कहीं चीज़ से पहुंचने के लिए एक साइंटिफिक पाथ है, वो पाथ बताया जा रहा है, लॉजिक दिए जा रहे हैं. तो क्वेश्चन क्रिएट हुआ, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म, कि एटम के ये पार्टिकल्स किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं. अब हमें उस स्ट्रक्चर की ओर आना है. और ये सारी जानकारी टिकी थी इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट पे, जिसने हमें ट्रिगर किया, जो क्या कहती थी, चार्ज्ड पार्टिकल्स है मैटर में, किसी मैटर में चार्ज पार्टिकल्स हैं क्योंकि ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाते हैं. वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, दैट वाज द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. दो चीज़ों को रब करने से वो चार्ज होते हैं. क्यों, ये चार्ज कहाँ से आ रहा है, और इसका आंसर यहीं से मिलता है कि कोई भी मैटर एटम से बनता है, इसका मतलब एटम में चार्ज है. और उस पर हो रहे ये शोधों ने ये कंक्लूड किया. अब सब चुनौती थी कि प्रूफ करो स्ट्रक्चर क्या है, तभी क्लियर होगा. इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम समझाने में सबसे पहला प्रयास जे थॉमसन ने ही किया, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की मदद से. थॉमसन ने सिंपल समझाया. इसमें उन्होंने वर्ड यूज़ किया था क्रिसमस पुडिंग. आप क्रिसमस पुडिंग को यहाँ पर इमेजिन करिए, बड़े साइज़ का कपकेक, बड़े साइज़ का कपकेक, बड़ा सा, या ड्राई केक जिसे कह देते हो आप, दैट पुडिंग. उसमें क्या डाले रहते हैं, बहुत सारी चेरियाँ, बहुत सारे शुहारे, बादाम, पता नहीं क्या क्या डाला रहता है सारा. तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा, थॉमसन ने, कि ऐसा मानो कि एक पुडिंग है, ये पुडिंग प्रोटॉन्स की बनी है. सो देयर इज़ अ स्फीयर ऑफ प्रोटॉन, देयर इज़ अ स्फीयर ऑफ प्रोटॉन, दैट पुडिंग इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन इन इटसेल्फ. दैट्स ऑल. जैसे वहाँ पर केक की पुडिंग फ्लोर की बनी है, व्हीट फ्लोर का आपने यूज़ कर लिया. इसमें वो जो इंग्रेडिएंट्स टॉपिंग्स डाले हैं आपने, ड्राई फ्रूट सारा, वो सारा इलेक्ट्रॉन है. तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू द पुडिंग, इनटू दैट केक. दैट होल केक इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू दैट केक लाइक ड्राई फ्रूट्स. ये एक चीज़. दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी कि वो जो पुडिंग है, जितनी पुडिंग है उतने ही उसमें ड्राई फ्रूट है. तो दे बोथ आर इक्वल, बराबर है दोनों. कई बारी होते हैं ना, कई ड्राई केक पीसों वाले, कईयों को खाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि जितना केक होता है उतना ड्राई फ्रूट भी चिपेटा होता है उसमें. तो बंदा कहता है केक तो मुंह में कम आ रहा है, ये कटे कटे छिलके ज़्यादा आ रहे हैं बादामों के, पता नहीं मूंगफलियों के. वैसी दीवानगी है कुछ इसमें भी. वाटरमेलन किताब का एग्जाम्पल, तरबूजा, तरबूजे में वो सारा लाल वाला माल प्रोटॉन, और उसमें जितने बीज हैं, कितनी तंगी देते हैं ज़िंदगी को खाने समय, वो सब इलेक्ट्रॉन. तो कभी देखना, एक फाड़ी काटना वाटरमेलन की, अब तो वो भी हाइब्रिड आ गए, साले बीज भी नहीं निकलते, कुछ होता भी नहीं, सफ़ेद सफ़ेदी. लेकिन ढंग का अगर तरबूजा देसी लोगे तो खाना, जितना पीस खा के अंदर ले जाओगे उतने बीज भी प्लेट में निकाले होंगे. मतलब जितना माल दबाया, दांतों में रस बना प्रोटॉन, उतने ही बीज काले प्लेट में भी निकले. तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मतलब बराबर. तो दो कंक्लूजन यहाँ पर थॉमसन ने दे दी. एक तो भाई प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, दो चीज़ें तो हैं. स्फीयर प्रोटॉन का है, उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, तो मतलब दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, और दोनों बराबर मात्रा में है, दोनों बराबर मात्रा में है. लेकिन बहुत सी चुनौतियां यहाँ पर अब सामने आएंगी कि ऐसे नहीं होता है. मामला ऐसे सेटल्ड नहीं है कि ये प्रोटॉन की पुडिंग है
और उसमें इस तरह से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे बीज, जैसे वाटरमेलन में है या ड्राई फ्रूट्स। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर ये रैंडमली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एटम में एक्सचेंजेस कैसे फैसिलिटेट हो रहे हैं? एक्सचेंजेस भी तो हो रहे हैं ना, वो कैसे हो रहे हैं? मतलब ये कौन से, कैसे पता लगेगा कौन सा बीज उठ के जाएगा उधर रिश्ते बनाने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? फिर मार्जिन पे कौन है? अगर सारा कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हो सकता है ड्राई फ्रूट लेने जाओ, पुडिंग का टुकड़ा हाथ में आ जाए, वो खा लो, तो मतलब प्रोटॉन रिश्ते बनाएंगे अब जाके, प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। मतलब बहुत सवाल जवाब नहीं आ पाए। थॉमसन ने कहा भाई नोबेल प्राइज़ आ गया है और बहुत कुछ बता भी दिया है, बाकी मामला खुद सलटा लो, बाकी तुम देख लो जो है। समझ में आई? तो ऐसे ऐसे सवाल खड़े किए गए लोगों के द्वारा कि ये कैसे दावा करते हो कि बादाम का कौन सा टुकड़ा आएगा जो किनारे पे पड़ा है कि जो सेंटर में पड़ा है भाई? चेरी कौन सी आएगी, किनारे वाली कि सेंटर वाली? और फिर चेरी तोड़ने जाओ तो हो सकता है चेरी ना हाथ लगे, अकेला पुडिंग ही लग जाए। तो तोड़ने इलेक्ट्रॉन गए थे, प्रोटॉन तोड़ के ले गए। रिश्ते कौन बना रहा है? एक्सचेंजेस कौन फैसिलिटेट कर रहा है? मैटर कैसे बनता है? जुड़ते कैसे हैं एटम? एक्सचेंजेस किसके वाया फैसिलिटेट होते हैं? ये तो कुछ पता ही चल रहा है। ये तो बड़ा रैंडम ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आएंगे एक व्यक्ति जिनका नाम है रदरफोर्ड। वो बताएंगे, कहते चिंता मत करो, अगर ये सिद्ध है कि इसमें कुछ, ये जो पुडिंग बनाई है थॉमसन ने, कहते थैंक यू सो मच यार, बहुत हेल्प कर दी तूने, पूरा इतना तो बता दिया कि कुछ फेयर है पॉजिटिव चीज़ का, मैं उससे हैवियर मासी पॉजिटिव माल लेके आऊँगा, और जब मैं उसे बम्बार्ड करूँगा तेरी पुडिंग पे, तो क्योंकि मेरा पॉजिटिव मैटर हैवी है, मासी है तेरे इस पॉजिटिव से, तो नेचुरली ये आगे निकल जाएगा, भेद के उसे क्रॉस कर जाएगा, रुकेगा नहीं। तो मैं इसे बम्बार्ड कर करके पता लगाऊंगा कि तेरा पॉजिटिव मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे नहीं। तो इसके लिए रदरफोर्ड अब यूज़ करेंगे अल्फा पार्टिकल्स। वो उसकी बम्बार्डमेंट करेंगे इस पुडिंग के ऊपर, बिल्कुल जैसे गोलियां चलाते हैं पर धाड़ 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 वो छोड़ेंगे। यहाँ पर वो कुछ सरप्राइजिंग पाएंगे और वो बड़ा यूनिक होगा, बड़ा सुंदर सा वो एक पूरा सेटअप बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब रैंडमली लग गए कुछ भी छोड़ने, कहीं भी सेटअप बनाते हैं पूरा, फिर उसमें से अल्फा पार्टिकल छोड़ते हैं वो। अब हम उसे देखेंगे। मॉडल है दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। सो ही इज अर्नस्ट रदरफोर्ड, या कई लोग अर्नेस्ट भी कहते हैं। ओके, हमने अभी तक ये देखा कि थॉमसन ने एक मॉडल दिया, प्रोटॉन की भी बात हुई और इलेक्ट्रॉन की भी बात हुई, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एटम्स के अंदर। और जब तक हम इसके बारे में नहीं समझ लेंगे, ये क्लियर ही नहीं होगा कि एटम्स स्टेबल हैं तो क्यों हैं, अगर स्टेबल हैं तो क्यों हैं। तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए अगला जो बड़ा स्टेप है वो रदरफोर्ड का होगा। रदरफोर्ड विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में आते हैं। कैम्ब्रिज में इनकी लेबोरेटरी, द रदरफोर्ड लेबोरेटरी ने भारत के एक से एक स्टूडेंट को, स्कॉलर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, चाहे वो विक्रम साराभाई थे, चाहे वो होमी जहांगीर भाभा थे, ये सभी कैम्ब्रिज गए। और उसका एक बड़ा कारण वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड दैट रदरफोर्ड लेबोरेटरी, एंड दूसरी बड़ी चीज़ वहाँ पर वो जो उस समय एटॉमिक स्टडीज़, न्यूक्लियर फिज़िक्स पर जो माहौल बना हुआ था, कैम्ब्रिज उस समय में 1910, 20, 30, 40, 50 का ये जो दौर है, कैम्ब्रिज वॉज द हॉट स्पॉट एट द वर्ल्ड लेवल फॉर द लर्निंग ऑफ द फिज़िक्स एंड द न्यूक्लियर साइंस, ओके, द स्पेस साइंस, इन सब चीज़ों के विषय में वहाँ काम चल रहा था। हम उसके बारे में भी आर्ट एंड कल्चर में बात करेंगे। पहले हम रदरफोर्ड के इस मॉडल के बारे में समझें। रदरफोर्ड को फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिज़िक्स माना जाता है वर्ल्ड लेवल पर, फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिज़िक्स। आपके भारत के स्तर पर जो फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिज़िक्स हैं वो होमी जहांगीर भाभा हैं, द होमी जे भाभा। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिविटी पर बहुत काम किया, इनकी देन इसी फील्ड में है, और इन्होंने एटम के न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया, इन्होंने ढूंढा न्यूक्लियस को। चलिए सुनिए क्या कहते हैं वो। सो क्वेश्चन यही खड़ा था कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम।